जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ ग्लोबलाइजेशन चेंजेस डेली बिजनेस ऑपरेशंस। तो जब कंपनीज एक्सपेंड हो रही होती हैं ग्लोबली, तो ये मस्ट एडजस्ट देयर इंटरनेशनल ऑपरेशंस करती हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि वो हमारे पास क्या है। इसको देखने से पहले इसके अंदर बेनिफिट्स भी आते हैं, हमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। फिर कंपनीज डिसाइड करती हैं कि उन्होंने ग्लोबल कैसे वर्क करना है। ठीक है, वो रेडी हैं, विनिंग हैं। ये सारे के सारे जो इंटरनल प्रोसेस है, ये जो चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। फिर उसके बाद कंपनीज देखती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली, जो कि चेंज हो रहा होता है। ठीक है, जब वो ग्लोबल मार्केट के अंदर एंटर होता है, मार्केट प्लेस के अंदर। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो ग्लोबल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। तो एम्प्लॉयज जो जितने भी है वो काम करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। उनके उनकी क्या नाम है, डिफरेंट एम्प्लॉयज डिफरेंट लैंग्वेजेस, टाइम जोन्स एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स। कंपनीज क्या होती है कि वो मस्ट डेवलप करती है इन सब एम्प्लॉयज के दरमियान कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सिस्टम को। और डिफरेंट डिजिटल यूज टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, सच एज स्लैक, यू, जूम एंड अदर कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। फिर उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर इंटरनेशनल एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं। ठीक है, कि एम्प्लॉयज जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर से हैं वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखते हैं अकॉर्डिंग टू सैलरी, बेनिफिट्स एंड वर्क कल्चर्स। और कंपनीज अडॉप्ट करती है एचआर पॉलिसीज को कि वो इन सब एम्प्लॉयज की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं इनको मीट किया जा सके, और इनको कम्पिटेटिव जितने भी इनके पर्क्स हैं ये सारे इनको प्रोवाइड किए जा सकें इन द ग्लोबल लेबर मार्केट में। फिर उसके बाद नंबर 3 के ऊपर देखा जाता है सपोर्टिंग फॉरेन कस्टमर्स को। जो भी बिजनेस होता है वो एडजस्ट हो रहा होता है कि उसने अपने कस्टमर्स को क्या सर्व करना है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। और कस्टमर सर्विसेज में रिक्वायर्ड different languages, support system, and working hour depending on the region. फिर उसके बाद नंबर 4 के ऊपर हमारे पास आता है इंक्रीज कंपटीशन। जो ग्लोबलाइजेशन होती है वो इंक्रीज कर रही होती है कंपटीशन को, क्योंकि कंपनीज फ्रॉम मैनी कंट्रीज कैन एंटर द सेम मार्केट। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है वो कंपटीशन इंक्रीज करती है, किस वजह से? क्योंकि कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज से एंटर हो रही होती है सेम मार्केट के अंदर। क्योंकि उसके साथ साथ ये अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ को क्रिएट करती है, जिसका मतलब ये होता है कि इट आल्सो मीन बिजनेसेस मस्ट वर्क हार्डर टू स्टे कम्पिटिटिव। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट जो आता है वो है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन चेंजेस। तो जब हम इसको देखते हैं तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मस्ट आल्सो चेंज। ये तब जरूर चेंज होती है व्हेन एंट्रिंग फॉरेन मार्केट, जब ये फॉरेन मार्केट के अंदर एंटर होती हैं। और मार्केटिंग कैंपेन जिसके अंदर वर्क्स इन वन कंट्री में नॉट वर्क इन एन अदर बिकॉज ऑफ कल्चर डिफरेंसेस, कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। तो जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं कंपनीज को उसको अडाप्ट करना पड़ता है, किसके लिए? कि अपनी लोकल ऑडियंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसको जो सूट करनी होती है। फिर उसके बाद इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को अगर हम देखें, तो जो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस होती हैं तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो आ रही होती है वो हमारे पास आ रही होती है ग्रोथ इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होती है हमारे पास? ये ग्लोबलाइजेशन इनकरेजेस
इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, सबसे पहले ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर ग्लोबलाइजेशन क्या कर रही होती है, इंकरेज कर रही होती है इंटरनेशनल ट्रेड को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और इसके साथ साथ कंपनीज क्या कर रही होती है, एक्सेस कर सकती है larger markets and obtain resources from different countries से। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या आ जाती है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है। तो इसके अंदर क्या होती है कि कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं ग्लोबल इकोनॉमी के में, और अक्सर वो एक्सपीरियंस करती है हर इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से। उसके बाद नंबर 3 में हमारे पास क्या आ रहा होता है, ये जॉब क्रिएशन एंड लॉस आ रहा होता है। इसको क्या हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्रिएट करती है न्यू जॉब्स को इन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज को। और उसके अलावा ये क्या करती है कि वजह बनती है जॉब लॉसेस की भी इन इंडस्ट्रीज में, दैट कैन नॉट कम्पीट विद चीपर फॉरेन इंपोर्ट्स। अगर चीपर प्रोडक्ट्स हम नहीं बना रहे, तो हम अपने फॉरेनर जो चीपर प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं वो इंपोर्ट हो रही होती है, तो हम उनके साथ compete नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास इनकम इनक्वालिटी भी आ रही होती है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन आल्सो इंक्रीज इनकम इनक्वालिटी बिकॉज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनकम इनक्वालिटी भी इंक्रीज कर रही होती है। वजह क्या बनती है, इनके पास स्किल्ड वर्कर्स और इन्वेस्टर्स जो कि बेनिफिट ज्यादा ले होते हैं, और जो कि अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है वेज स्टैग्नेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के फैक्टर पर। इसके बाद अगर हम देखते हैं कल्चर इम्प्लीकेशंस को, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले कल्चर एक्सचेंज आ रहा होता है कि लोग ग्लोबलाइजेशन लोग करती है लोगों को डिफरेंट कंट्रीज से जो कि शेयर करते हैं आइडियाज को, ट्रेडिशंस को और कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल पीपल कैन एंजॉय इंटरनेशनल म्यूजिक, फूड एंड फैशन, कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीजेस। कहता है कि ये जितना भी कल्चर एक्सचेंज है, ये हेल्प करता है, प्रमोशन करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को और टॉलरेंस अमंग डिफरेंट कल्चर्स। उसके बाद कल्चर होमोजेनाइजेशन को अगर हम देखते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन कैन आल्सो कॉज लोकल कल्चर्स टू बी ओवरशैडोड बाय डोमिनेंट कल्चर। ठीक है, हमारा जो कल्चर लोकली होता है वो ओवरशैडोड होता है, हो जाता है by dominated cultures की वजह से, स्पेशली वेस्टर्न कल्चर। फॉर एग्जाम्पल लोकल ट्रेडिशन में डिस्पियर्स, पीपल में अडॉप्ट फॉरेन लाइफस्टाइल्स इंस्टेड ऑफ प्रिजर्विंग देयर ओन कल्चर। और ये लीड कर रहा होता है लॉस ऑफ कल्चर आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस को। उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर ही लैंग्वेज एंड मीडिया भी आ रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, स्प्रेड भी करता है मेजर लैंग्वेजेस को सच एज इंग्लिश टू इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेट। और अगर इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो इजियर ग्लोबल कम्युनिकेशन, और अगर इसकी नेगेटिव साइड को देखा जाए तो स्मॉलर लोकल लैंग्वेज में बिकम endangered और disappears। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल implications की बात करें, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सॉवरेनिटी एंड गवर्नेंस की बात आ जाती है। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट डिफरेंट डिसीजन लेती है इंडिपेंडेंटली, बट ग्लोबलाइजेशन हैज चेंज दिस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड ग्लोबल एग्रीमेंट इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिसीज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सम कंट्रीज फील करती है कि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी जो सॉवरेनिटी है वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन। तो ग्लोबलाइजेशन आल्सो इनकरेज करती है कंट्रीज को टू वर्क टुगेदर टू सॉल्व द ग्लोबल प्रॉब्लम, कि वो काम करें इकट्ठा मिलके और जितने भी ग्लोबल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए, जैसा कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म और पैंडेमिक्स। ठीक है, तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट क्लैश हो जाते हैं ग्लोबल
एग्रीमेंट्स की वजह से। उसके बाद हमारे पास स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी आ जाती है कि ग्लोबलाइजेशन हेल्प करती है डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स को अराउंड द वर्ल्ड, इन सब चीज़ों को स्प्रेड करने के लिए। बट सम कंट्रीज हैव सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो कि क्रिएट कर रहा होता है पॉलिटिकल टेंशन और रेजिस्टेंस को। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन आ जाती है कि रिसोर्स डिप्लीशन हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो रिसोर्स डिप्लेशन आ जाता है तो ग्लोबल डिमांड फॉर नेचुरल सोर्सेज है इंक्रीज। ग्लोबल डिमांड क्या करती है कि वो नेचुरल सोर्सेज को इंक्रीज कर रही होती है, उनकी नेचुरल रिसोर्स की जो डिमांड है उसको। तो ये लीड कर रहा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को, डिफोरेस्टेशन को, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को। उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है ये क्या कर रहा होता है, ये इंक्रीज कर रहा होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को, ट्रांसपोर्टेशन को, एनर्जी कंजप्शन को। और ये जितनी एक्टिविटीज हैं ये कंट्रीब्यूट कर रही होती है सिग्निफिकेंटली टू क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे इसका एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस के अंदर क्या आ जाता है, ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को। कहता है पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है स्प्रेड करने में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को। और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट्स वर्क ये इकट्ठे काम करती हैं और एड्रेस कर रही होती हैं डिफरेंट ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सोशल इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं। जो सोशल इम्प्लीकेशंस हैं इसके अंदर हमारे पास माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज कर देती है माइग्रेशन को। क्यों करती है, क्योंकि लोग इन मूव कर रहे होते हैं वन कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, बेटर जॉब्स के लिए और सेफ्टी फ्रॉम कन्फ्लिक्ट्स के लिए। और ये इफेक्ट कर रहा होता है बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंट्री सोशल एंड इकोनॉमिक बिल्डिंग। उसके बाद अर्बनाइजेशन भी इसके अंदर आ रही होती है और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अट्रैक्ट कर रही होती है पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज को। और रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही होती है जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही होती है, और उस शॉर्टेजेस को, प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर को और सोशल इनक्वालिटी को। और लास्ट पे इसका जो पार्ट आ रहा होता है वो हेल्थ का आ रहा होता है। ये स्प्रेड कर रहा होता है डिजीजेस को, कैन बी एक्सलेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन एज सीन विद पैंडेमिक। ठीक है। और जो नेगेटिव साइड इसके अंदर आ रही है कि डिजीजेस कैन स्प्रेड फास्ट अक्रॉस कंट्रीज, और पॉजिटिव साइड इसके अंदर क्या आ रही है, कंट्रीज कैन शेयर मेडिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट मोर इजीली। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। इसको अंडरस्टैंड करें और बाद में इसको बुलेट्स पॉइंट के अंदर लिखें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।